है, दैट इज जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो जीन है उनके एक्सप्रेशन का कंट्रोल कैसे होता है, कौन से जीन एक्सप्रेस होने चाहिए, कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। इस ये टॉपिक इन कंटिन्यूएशन है जो हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ा था। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में हमारे पास कुछ पार्ट्स थे जो उसके रेगुलेशन में या उसके कंट्रोल कैसे जीन एक्सप्रेस होगा, उसको कंट्रोल कौन से रीजन करेंगे, तो कुछ चीजें हमने उसमें देखी थी। तो उसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए और उसके बाद उन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन हम इसमें देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये जीन रेगुलेशन दो पार्ट में है। फर्स्ट इज जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, दूसरा है जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। अब आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स का जीन बहुत सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का जो रेगुलेशन है वो भी थोड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल नहीं है लेकिन काफी सिंपल है यूकैरियोटिक रेगुलेशन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, और इसको समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसको हम कहते हैं ओपेरॉन मॉडल। सबसे पहले जेकब एंड मोनार्ड दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसर्शिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, हार्मफुल नहीं होता है लेकिन कई बार कई पैथोजेनिक हो जाता है, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी उसको हम कहते हैं। तो कोलाइसिस या गट से जो डिसेंट्री वगैरह कॉज कर देता है, लेकिन ई कोलाई जो है वो ऐसे तो नॉर्मली वो एक तरह से कॉमन सेलिज्म की तरह, यानी वो बॉडी में रहता है, उनकी उसकी ग्रोथ होती है लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता है फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ई कोलाई के अंदर ये ओपेरॉन मॉडल जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था, किस तरह से ई कोलाई लैक्टोज को रेगुलेट करता है, लैक्टोज के ऊपर फीड करता है ई कोलाई। तो इस मॉडल को लेक ओपेरॉन मॉडल भी कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जीन का काम क्या है। जीन का काम है बेसिकली, बहुत सारे काम हमने जीन के डिस्कस करे थे, लेकिन सबसे मेजर जो काम है जीन का, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। जीन एक्सप्रेस होगा तो उस जीन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो वी हैव जीन और उस जीन से बनना है प्रोटीन। अब जीन बहुत सारे होते हैं, जीन हजारों में होते हैं और प्रोटीन भी हजारों में होते हैं। मैंने आपको कहा था क्योंकि जीन क्या होते हैं, प्रोटीन कई प्रोसेस से मिलके बने होते हैं, तो जीन के में मॉड्यूलेशन से हमें उससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन मिल जाते हैं। यानी अगर हमारे पास 10,000 जीन है तो वी कैन हैव 20,000 30,000 टाइप्स ऑफ जीन। किस तरह से जीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो अलग अलग तरह के प्रोटीन भी बना सकते हैं। अब कोई जीन है वो सारे के सारे प्रोटीन बना सकता है, लेकिन उसको सारे के सारे प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ प्रोटीन उसको चाहिए। अब क्योंकि सेल भी अलग अलग कंडीशन में है, कुछ सेल कभी ठंडे में रहती हैं, कुछ गर्मी में रहती हैं, कुछ को रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, कुछ को कम रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अलग अलग इन्वायरमेंटल या इंटरनल कंडीशन के हिसाब से हर एक सेल की जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो इसलिए उनमें सारे के सारे प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं, कुछ प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, और जो कुछ एक्सप्रेस होंगे कुछ एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो कुछ जीन का एक्सप्रेशन, उन कुछ जीन के एक्सप्रेशन को रोकना होगा, तो जो एक्सप्रेशन है कुछ में रोकना होगा और कुछ में उसको इनहांस करना होगा कि भाई आपका एक्सप्रेशन हमें ज्यादा चाहिए। तो जैसे कोई अगर बैक्टीरिया है, अगर वो किसी ठंडे इलाके में है, कोल्ड टेम्परेचर में पहुंच गया, तो उसको ऐसे प्रोटीन चाहिए जो उस कोल्ड एरिया में उसको सरवाइव करवा सके, तो वहां पे वो प्रोटीन ज्यादा चाहिए। कुछ गर्मी वाले इलाकों में होंगे, तो गर्मी वाले इलाकों में ऐसे क्योंकि प्रोटीन ज्यादा गर्मी होने पे डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर है, गर्मी हो गई तो ये खुलने लगता है, और जैसे ही अगर स्ट्रक्चर खराब होगा तो उसका फंक्शन भी खराब हो जाएगा। तो जो हॉट टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया रह रहा है उसके अंदर प्रोटीन, अलग प्रोटीन चाहिए, तो एक इसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन जो है वो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब रिलीज होते हैं, और जब कोल्ड है तो यहाँ पे एंटी फ्रीज प्रोटीन, एंटी फ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया में एंटी फ्रीज प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो जमने से रोकते हैं और ऐसे प्रोटीन जो हीट शॉक लगने से रोकते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटीन चाहिए।
हो सकता है ये अलग अलग, किसी में ये एंटीफ्रीज प्रोटीन एक्सप्रेस होता ही ना हो, तो ये इस इलाके में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। कुछ में हीट शॉक प्रोटीन ही ना हो, तो वो इस हॉट एरिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें अलग अलग प्रोटीन चाहिए। तो इसको रेगुलेशन की मैकेनिज्म, यानी कहीं पे रोकना है, कहीं पे बढ़ाना है, तो यही प्रोसेस कहलाती है हमारी जीन रेगुलेशन। तो इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से सेल्स के प्रोटीन को और उनके जीन्स को, प्रोटीन है और उनका जीन है, तो हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसका कहलाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या फर्स्ट टाइप जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और हाउस कीपिंग जीन्स इनको कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन का मतलब है अब घर की ऐसी जरूरतें हैं जो उसको होना ही होना है। घर, अगर हमारे पास घर है, हाउस कीपिंग इसीलिए इसको बोलते हैं। घर में आपको जरूरी है किचन होना चाहिए, किचन में खाना बनाने का सामान होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, टॉयलेट को साफ करने का सामान होना चाहिए। तो ये हाउस जो एक घर के लिए जरूरी है। छत होनी चाहिए, बारिश ना हो तो ताकि पानी अंदर ना आए, बाउंड्री होनी चाहिए, दीवारें होनी चाहिए ताकि सेल घर के अंदर कोई भी आ जा ना सके। तो वो हाउस कीपिंग जीन्स ऐसी जीन्स हैं, जैसे सेल के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाए रखना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाए रखना, से न्यूक्लियस से बाहर चीजों को लाना, बाहर से अंदर लाना, तो ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन। अगर इस सेल से दूसरी सेल को कम्युनिकेट करना है तो इसके कम्युनिकेशन वाले जीन्स। तो ये जीन जो हर टाइम चाहिए, नेसेसरी है फंक्शन के लिए, इस सेल के सर्वाइवल के लिए, हर एक सेल के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, उनको उन प्रोटीन को एक्सप्रेस करने वाले जीन को हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। ये जरूरी हैं और इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। साइंटिफिक टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और कॉमन लेमेन में समझाने के लिए वी कॉल्ड देम हाउस कीपिंग जीन्स। अब सेकेंड टाइप के जो जीन्स हैं ये होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और लग्जरी जीन्स। लग्जरी का मतलब क्या है? अब ये सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सेल के एडिशनल फंक्शन के लिए जरूरी है। एडिशनल फंक्शन मतलब, अब सपोज करिए आपकी आरबीसी है। नॉर्मल सेल और आरबीसी में क्या फर्क है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो सेल के सर्वाइवल के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन के लिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन जरूरी है। ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स होती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स में कई सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन। इसके अलावा साइटोकाइंस प्रोटीन होते हैं जो इस सेल के अंदर होते हैं, न्यूट्रोफिल के अंदर। तो न्यूट्रोफिल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जब न्यूट्रोफिल बन जाती है तो उस टाइम पे ये प्रोटीन इसके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो लग्जरी जीन इसको बोलते हैं। हर एक सेल में नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी बनते हैं, किसी किसी टाइम पे नेसेसरी होते हैं। अब या फिर सेल में कुछ ऐसे, इसके अलावा ये लग्जरी जीन में वो जीन आते हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे ही एक्सप्रेस होते हैं। हर टाइम पे एक्सप्रेस नहीं होंगे, किसी स्पेशल टाइम पे एक तरह से एक्सप्रेस होंगे। सब जैसे आपका माइटोसिस या मियोसिस के जीन है, तो नॉर्मल सेल है, उसके अंदर अगर सेल साइकिल नहीं हो रही है तो सेल साइकिल के प्रोटीन उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं होंगे। अगर वो सेल साइकिल में जाती है तो तब उसके बाद उसमें वो सेल साइकिल के प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन्स। तो इसी को कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल, और यही है जीन रेगुलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग जीन ऑन एंड ऑफ। जीन को ऑन एंड ऑफ करना। अब जीन को ऑन एंड ऑफ करने का क्या मतलब है? जीन कोई बटन तो है नहीं, तो हमारे पास एक जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू इसका प्रोटीन बन रहा है। पहले एमआरएनए बनेगा और उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इसका ऑन एंड ऑफ होना है। जब चाहिए तब ऑन हो जाएगी प्रोसेस, जब नहीं चाहिए तब ऑफ हो जाएगी। तो यही जीन रेगुलेशन है, ये डेफिनेशन हो गई। अब ये जीन रेगुलेशन होता कैसे? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें जो जीन एक्सप्रेशन है, तो ये होता है रेगुलेट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रेगुलेट होता है, यानी जब एमआरएनए बन रहा है, जीन से जब एमआरएनए बन रहा है उस टाइम पर रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे भी होता है, उसमें जीन लेवल पे भी होता है। जीन लेवल पे मतलब हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसको हम जीन कह रहे हैं, डबल हेलिक्स। तो इसमें भी जीन रेगुलेशन हो जाता है, जैसे मिथाइलेशन से, एसिटाइलेशन से।
मिथाइलेशन यानी इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाना, तो वो भी रेगुलेशन कर सकता है। एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाना, वो भी रेगुलेशन कर सकता है। तो इस लेवल पे भी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी, एमआरएनए के लेवल पे भी, यानी जीन से जब प्रोटीन एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी, उसके अलावा फिर ट्रांसलेशन लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें रेगुलेशन होता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे रेगुलेशन होता है। अब ये जो रेगुलेशन है ये दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज कॉल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकता है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है। नेगेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब है? नेगेटिव से पता लग रहा है कि नेगेटिव मतलब कि जो बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है नॉर्मल सेल में, नॉर्मल सेल में जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये नेगेटिव मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना। तो जीन था, जीन से एमआरएनए बन रहा था, अब इसको रोक दिया, रोकने की प्रोसेस को इस तरह से हम इस बायोकेमिस्ट्री में दिखाते हैं, इस तरह से रेड सिंबल, इस तरह से, ये रोक देना। तो रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, तो नेगेटिव रेगुलेशन इसको बोलते हैं। अब नेगेटिव रोक देने के लिए क्या चाहिए? अगर नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कुछ इसको रोकने वाला होना चाहिए। कौन रोक रहा है? इसको बोलते हैं हम इनहिबिटर। इनहिबिटर कुछ ऐसा है जो इनहिबिट कर रहा है इस प्रोसेस को। और रिप्रेशर, या तो इनहिबिटर हो या तो रिप्रेशर। ये रिप्रेशर और इनहिबिटर जब सेल में प्रेजेंट होंगे तो उस टाइम पे ये सप्रेस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो जब एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर जीन का जिसका रेगुलेशन हो रहा है, क्योंकि इस रेगुलेशन को हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन बाय प्रोटीन रेगुलेशन हर एक प्रोटीन का अलग अलग तरीके से होता है। किसी का किस तरीके से होगा, किसी का नेगेटिव रेगुलेशन होगा, किसी का पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, किसी में नेगेटिव रेगुलेशन भी अलग अलग लेवल पे होगा। तो बहुत तरीके हैं इसके रेगुलेशन के। तो ये प्रोटीन वाइज होता है। इनको हमने बेसिकली दो लार्ज पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि बेसिकली ग्रुपिंग कर दी कि कुछ प्रोटीन नेगेटिव रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोटीन का नेगेटिव रेगुलेशन होता है और कुछ का पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। अब जो इनहिबिटर है जब ये बाइंड होता है तो इट प्रिवेंट्स और सप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिलेवेंट जीन। जिस जीन की हम बात कर रहे हैं उसके जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको प्रिवेंट करता है, सप्रेस करता है। अब ये जो नेगेटिव रेगुलेटेड सिस्टम है, अब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एक सिंगल प्रोटीन आके बाइंड हो गया, अब ये कहाँ पे बाइंड होगा और किसको रोकेगा, ये सारी प्रोसेस पूरा मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ मिल करके काम कर रही हैं। तो ये जो सिस्टम है इट कैन बी आइदर इंड्यूसिबल। अब ये जो सप्रेस हो गया, अब ये चलेगा कैसे, आगे स्टार्ट कैसे होगा? तो ये इंड्यूसिबल, आइदर इंड्यूसिबल हो सकता है या इसको इंड्यूस करना पड़ेगा, भाई चल अब गाड़ी रुक गई है, अब गाड़ी को आगे बढ़ा। और रिप्रेसिबल यानी चल रहा है और ये गाड़ी को रोक दिया। तो दोनों तरीके से काम कर सकता है। या फिर ये जो रिप्रेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये कई बार क्या होता है कि रेगुलेशन रोका हुआ है। यहाँ पे इस एक जीन है, इसका जो वो एक्सप्रेशन है ये रुकाई है। अब इस जो रुकी हुई जो जिस चीज ने रोका है इस पे आके रिप्रेसर आके बाइंड हो जाए, रिप्रेसिबल जिसको हम कहते हैं, इस पे आके दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, अब इसको रोक दिया इसने। यानी जो रोकने की प्रोसेस थी, इनहिबिशन की जो प्रोसेस थी, इसको ही इनहिबिट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो प्रोसेस है ये एक्सप्रेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इट कैन बी आइदर इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल, दोनों तरीके से ये प्रोसेस हो सकती है। इसका जो एग्जांपल है रिप्रेसिबल सिस्टम का, दैट इज ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन जो होता है इसका यूटिलाइजेशन जब होगा ट्रिप्टोफेन, तो इस ट्रिप्टोफेन का यूटिलाइजेशन, ट्रिप्टोफेन क्या है, एक अमीनो एसिड है। तो ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड है इसका जो रेगुलेशन है ये ट्रिप्टोफेन के थ्रू होता है। तो ये ट्रिप्टोफेन जो है इट इज अ रिप्रेसिबल सिस्टम और नेगेटिव रेगुलेशन पे काम करता है, रिप्रेसिबल सिस्टम। सेकेंड टाइप का जो रेगुलेशन है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। अब ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, अब यहाँ पे रोक नहीं रहा है कोई, इसको इंड्यूस कर रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे चल रही है, कुछ है यहाँ पे जो
चीज को स्टार्ट करने के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या था, एक इनहिबिटर और रिप्रेशर था। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ गया, अन इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इट इज कॉल्ड इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इंड्यूस करना, इंडक्शन आपने डेपायर में भी पढ़ा होगा। इंड्यूस करना, एक चीज दूसरी चीज को एक्टिवेट करने का काम कर रही है, इंड्यूस कर रही है इसको। अब किसको इंड्यूस कर रही है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल एक्टिवेट द प्रमोटर। प्रमोटर आप याद रखिए, टाटा बॉक्स मैंने आपको याद बताया था, जीन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में टाटा बॉक्स। तो यही ऐसे ही अभी प्रमोटर का दोबारा हम डायग्राम देखेंगे। तो प्रमोटर जो होता है इस पे बाइंड हो जाता है इंड्यूसर मॉलिक्यूल विच प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। अब ये क्या कर रहा है, एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहा है। तो ये होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। अब इस प्रमोट करने की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं स्विच ऑन। आगे यहाँ पे स्विच ऑफ हो रहा था नेगेटिव रेगुलेशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच ऑन। एमआरएनए जो है इसके बनने का जो स्विच है ये ऑन हो रहा है। स्विच ऑन का मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसको चलने देना, आगे बढ़ते रहना। अब जो प्रोसेस सब्सटेंस जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है इसको हम कहते हैं इंड्यूसर। इसकी बात हमने कर ली। अब द जीन कॉम्प्लेक्स, अब ये फिर वही कॉम्प्लेक्स आ गया। सिस्टम यहाँ पे भी है, जैसे वहां पे सिस्टम था, यहाँ पे इंड्यूसिबल सिस्टम है, हमारे पास पूरा सिस्टम है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। जीन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल इंड्यूसिबल एंजाइम इज कॉल्ड इंड्यूसिबल सिस्टम। अब इसका जो एग्जांपल है इस पूरे पॉजिटिव रेगुलेशन का, ये इंड्यूसर ये सब का एग्जांपल जो है दैट इज लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन, लेक फॉर लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक शुगर है। ई कोलाई इस शुगर के ऊपर फीड करता है, लैक्टोज के ऊपर। नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जो रेगुलेशन के काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमें प्रोसेस पता लग गई, अब हम पता कर रहे हैं कि आखिर हमारे पास टूल्स क्या हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले टाइप के रेगुलेटरी प्रोटीन्स आते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर इनको कहते हैं जिनका काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने का। ऐसे प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स। ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, या तो एक जीन के लिए या सेट ऑफ जीन के लिए, कई सारे जीन मिलकर के। अब आपको पता है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आपके पास एक पूरा का पूरा प्रमोटर है और उससे कई सारे जीन लिंक होते हैं। तो आपके पास प्रमोटर है, कई बार यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबर ऑफ जीन्स होते हैं जो किसी एक फंक्शन के लिए यूज होते हैं। तो वो सब एक सीक्वेंस में यहाँ है। तो ये क्या करेगा, प्रमोटर पे आके एक्टिवेटर आके बाइंड हो जाएगा, और ये प्रमोटर पे बाइंड हुआ, उसके बाद ये सारे के सारे इस पूरे सेट ऑफ जीन को एक्टिवेट करने का काम करेगा। ये पूरे के पूरे ट्रांसक्राइब हो जाएंगे एमआरएनए में। तो ये काम होता है एक्टिवेटर का। जहां पे ये बाइंड होगा, इस प्रमोटर पे जहां पे ये एक्टिवेटर बाइंड होगा, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटर साइट। और मोस्टली दीज एक्टिवेटर आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, डायरेक्ट डीएनए से बाइंड होंगे। कई बार क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, कैसे, वो डीएनए से जो बाइंड प्रोटीन है इस प्रोटीन पे आके बाइंड होते हैं, लेकिन जो एक्टिवेटर है वो डायरेक्टली इस डीएनए पे आके बाइंड हो जाएंगे। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन इसमें प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है सीएपी प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। सीएपी जो ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये लेक ओपेरॉन में हमें आगे जब हम लेक ओपेरॉन और डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पे हमें ये मिलेगा। किसमें होता है, इन बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप का जो रेगुलेटरी प्रोटीन है दे आर कॉल्ड रिप्रेसर। अभी ये एक्टिवेट कर रहा था, अब ये रिप्रेसर जो है ये रिप्रेस करेगा। किसको रिप्रेस करेगा, रिप्रेसर इज अ डीएनए, या तो डीएनए के साथ बाइंड होगा और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए के साथ भी बाइंड हो सकता है। आरएनए जो बना है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा उस आरएनए पे जाकर के भी बाइंड हो जाएगा, और उसके जो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनना था उसको भी इनहिबिट कर देता है, और डीएनए से भी बाइंड होकर के उसको रिप्रेस करने का काम करता है। inhibit the expression of one or more gene। वन और मोर जीन किसके साथ बाइंड होके, बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर जीन से पहले एक सीक्वेंस होती है जिसपे ये मॉलिक्यूल्स
रेगुलेशन के लेकोपेरोन के मॉलिक्यूल आकर के बाइंड होते हैं और रेगुलेशन का काम करते हैं, उसको एक्टिवेट करने का या रिप्रेस करने का। तो ये रिप्रेशर है, ये क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। तो ऑपरेटर पे आकर के बाइंड हो जाता है और रिप्रेशन इनहिबिट करता है उस जीन के एक्सप्रेस होने को। रिप्रेशर भी जो डीएनए बाइंडिंग रिप्रेशर है, ये ब्लॉक्स द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। अब ये क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, हमारे पास डीएनए है और इस डीएनए पे आके बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से इसको ओपन करेगा डीएनए को और यहाँ से एमआरएनए बनाएगा। तो इसके अटैचमेंट को ही प्रिवेंट करता है, ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे जो साइट है उस पे ही आके बाइंड हो जाएगा, तो अब इस पे ही आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, तो उसको प्रिवेंट करता है। डीएनए बाइंडिंग रिप्रेशर, जो आरएनए बाइंडिंग रिप्रेशर है वो एमआरएनए पे बाइंड होगा और उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा। एमआरएनए से जब ये जो एमआरएनए यहाँ से निकला, अब इसको प्रोटीन बनना है, तो एमआरएनए राइबोसोम इस पे आके अटैच हो जाते हैं, तो वो राइबोसोम इससे अमीनो एसिड बनाने का काम करते हैं, तो उसको ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ही रोक लेगा। तो आरएनए बाइंडिंग रिप्रेशर, तो दो तरह के रिप्रेशर हो गए। दिस ब्लॉकिंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रिप्रेशन। अब ये जो प्रोसेस है रिप्रेशर के थ्रू जीन को रेगुलेट करने की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रेशन, इसको रिप्रेशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल भी क्या है, लेकोपेरोन। लेकोपेरोन का दो तरह से रेगुलेशन होता है, एक हमने देखा इस प्रोटीन से, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, यानी वहां पे एक्टिवेटर भी है, और दूसरा हमारे पास रिप्रेशर भी है, रिप्रेशर, डीएनए बाइंडिंग रिप्रेशर। तो हमारे पास एक रिप्रेशर भी है और हमारे पास एक एक्टिवेटर भी है। तो लेकोपेरोन इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ और दूसरा इसमें दोनों तरह का रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। अब रिप्रेशर के अलावा भी एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं को रिप्रेशर। को मतलब साथी है अब ये रिप्रेशर का। तो ये जो रिप्रेशर है, को रिप्रेशर है, इस पे कौन बाइंड होता है, को रिप्रेशर बाइंड होता है कई सारे केसेस में। ऐसा नहीं कि हर एक केस में ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस रिप्रेशर पे ये को रिप्रेशर मॉलिक्यूल बाइंड होगा और इस रिप्रेशर को, ये रिप्रेशर बाइंड है ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या है, जीन पे एक साइट है, हमारे पास जीन है, इस जीन पे रिप्रेशर बंधा हुआ है, टाइट अटैच्ड है। अब ये जब इस पे को रिप्रेशर बाइंड होगा तो ये और इसको टाइट कर देगा, यानी कुंडा लगा हुआ है, अब ये इस पे ताला लगा देता है, तो ये इसके लिंक को और ज्यादा मजबूत कर देता है, को रिप्रेशर। और इससे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा बहुत हो भी रहा था तो उसको भी बिल्कुल डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। अब जो रिप्रेशर, जो ये रिप्रेशर है, इसको जब तक इस पे ये को रिप्रेशर बाइंड नहीं हुआ तब तक इसको हम एपो रिप्रेशर कहते हैं। एपो रिप्रेशर, ये आपने एंजाइम में पढ़ा होगा कि आपके पास एक एपो एंजाइम है और इस एपो एंजाइम पे को एंजाइम आके बाइंड होता है, तो अब इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक को रिप्रेशर है और ये को रिप्रेशर बाइंड हो रहा है एपो रिप्रेशर के साथ में। अब ये पूरा का पूरा एक तरह से होलो रिप्रेशर हो जाएगा और ये दोनों मिल करके अब साथ में क्या करेंगे, इस रिप्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसका एग्जांपल है, वन टाइप ऑफ एपो रिप्रेशर इज ट्रिप रिप्रेशर। जो ट्रिप्टोफेन का जो रिप्रेशन होता है उसमें एपो रिप्रेशर यूज होता है, को रिप्रेशर यूज होता है। तो ये तो हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन, ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। इसके बाद अब आते हैं डायरेक्टली ओपेरॉन पे। ओपेरॉन जो हमारा टॉपिक है, तो ये था रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है। और इसके बाद रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से होते हैं, और उसके बाद आगे हम अब एक मॉडल हम देखेंगे, दैट इज ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल है जो फ्रांसिस जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था, जेकब एंड मोनार्ड इन 1961। इन्होंने सबसे पहले इस रेगुलेशन को समझाया था।
अब इसमें हमें मोस्टली पढ़ना है लेक ओपेरॉन, ज्यादातर ओपेरॉन जो पढ़ा जाता है वो लेक ओपेरॉन ही पढ़ा जाता है। लैक्टोज का रेगुलेशन, लैक्टोज का यूटिलाइजेशन का रेगुलेशन। अब ओपेरॉन किसको कहते हैं? ओपेरॉन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द कंप्लीट कंटीजियस यूनिट इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल जीन्स, द ऑपरेटर एंड द प्रमोटर इज कॉल्ड एन ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन एक जीन की यूनिट, एक सपोज करो हमारे पास एक पूरा का पूरा डीएनए है, इस डीएनए में कुछ जीन होंगे, सपोज एक जीन है या इस जीन का एक सेट है, सपोज ए बी सी जीन तीनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, तो इस पे बाकी साइट भी है, हमने पता है यहाँ पे प्रमोटर भी होता है और यहाँ पे ऑपरेटर भी होता है। ऑपरेटर, तो कई सारी डीएनए सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होती हैं एक पूरे सेट ऑफ जीन में, या केवल यहाँ पे एक ही जीन हो सकता है, तो इसका भी अपना प्रमोटर है, इसके भी कई सारी इनहांसर, बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस होती हैं जो इसके एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं। तो ये जो कंप्लीट जो सीक्वेंस है, पूरी जो यूनिट है जिसमें सारी की सारी सीक्वेंस आ रही है, एक तो स्ट्रक्चरल जीन भी जिससे एमआरएनए बनना है, और ऐसे भी पार्ट जो इसके एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, जिनका कोई आरएनए नहीं बनना है, केवल आरएनए इसका बनना है। तो इसको मिला करके ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, इसको हम कहते हैं एपेरॉन, ओपेरॉन, कंप्लीट कॉन्टिजियस यूनिट, कंप्लीट यूनिट, तो इसको हम ओपेरॉन कहते हैं। यानी इसमें अब दो चीजें आ गई, पहला रेगुलेटरी जीन और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा ऑपरेटर एंड चौथा प्रमोटर साइट। तो चार मेन साइट हैं इसकी। एक तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया जिससे आरएनए बन रहा है, दूसरा रेगुलेटरी जीन, इसको रेगुलेट जो जीन कर रहा है, अभी ये रेगुलेटरी जीन का कॉन्सेप्ट आपको अभी इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा, और ऑपरेटर एंड प्रमोटर जो इसको, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, तो ये सब मिलकर के एक ओपेरॉन बनाते हैं, ओपेरॉन। अब ये इसका एक डायग्राम है, ग्राफिकल डायग्राम, आपको क्या क्या ओपेरॉन में मिलता है। तो ये लेक ओपेरॉन का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले तो ये देखिए जिसके लिए असली लड़ाई चल रही है, जिसको हमें समझना है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन्स, ऐसे जीन जिनका एक्सप्रेशन होना है, इससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए इससे बनना है, ऐसे जीन्स जिससे आरएनए बनना है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। इनका रेगुलेशन कंट्रोल होना है। इसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? इसका रेगुलेशन कर रहा है एक जीन जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर जीन, और इस रेगुलेटर जीन से ये रिप्रेशर प्रोटीन, अब यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन है ये, ऐसे ही यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन भी हो सकता है। तो रेगुलेटर जीन जो है ये क्या करेगा, एक रेगुलेटरी प्रोटीन को सिक्रीट करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन, हमारे पास एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये रिप्रेशर प्रोटीन है। तो रेगुलेटरी जीन, इससे ये आरएनए बना और इससे ये प्रोटीन बना, रिप्रेशन प्रोटीन ये बना। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर के बाइंड हो रहा है एक सीक्वेंस पे जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। अब ये एक बाइंडिंग साइट है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट है डीएनए में। तो ऑपरेटर क्या है? एक डीएनए सीक्वेंस है जिसपे कौन आके बाइंड हो रहा है? रिप्रेशर आके बाइंड हो रहा है। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल जीन है, एक हमारे पास ऑपरेटर है, ऑपरेट करने का काम जो कर रहा है। तो ऑपरेटर पे कौन आके बाइंड हो गया? ये रिप्रेशर आके बाइंड हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट प्रमोटर। अब आपको पता है कि हर एक जीन से पहले एक प्रमोटर सीक्वेंस होगी। प्रमोटर सीक्वेंस में आप याद करिए, टी टाटा बॉक्स है, इसके अलावा आपने प्रिब्नो बॉक्स भी पढ़ा होगा जब हमने यूकैरियोट्स का डीएनए पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारी सीक्वेंस हमने देखी थी। तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन में वो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसपे आकर के आरएनए पॉलीमरेज अब बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज। जब तक ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं हुआ तब तक आरएनए पॉलीमरेज ये आगे इससे एमआरएनए नहीं बना सकता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ओपेरॉन बनाती हैं। एक रेगुलेटरी जीन, दूसरा प्रमोटर जीन, तीसरा ऑपरेटर, ये जीन नहीं है ये सीक्वेंस है, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। तो ये सब मिलकर के ओपेरॉन बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि रिप्रेशर प्रोटीन है, तो रिप्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? रोकने का काम, इनहिबिट करने का काम।
तो जब इस पे रिप्रेशर आके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पे, तो इस ओपेरॉन में क्या होगा, व्हेन रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, जब ऑपरेटर पे रिप्रेशर बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन इज प्रिवेंटेड, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो जाएगा। तो ये है रिप्रेशर का फंक्शन और ये ओपेरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी को हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जो लेक ओपेरॉन अभी हमने पढ़ा है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो यही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और अब इसको और डिटेल में देखें कि ये क्या क्या रेगुलेटरी जीन कौन सा है और स्ट्रक्चरल जीन इसमें कौन सा है। जो लेक ओपेरॉन होता है, जेकब एंड मोनार्ड ने जब लेक ओपेरॉन दिया था तो उन्होंने बताया कि इस लेक ओपेरॉन में हमारे पास एक रेगुलेटरी जीन है जिसको हम कहते हैं आई जीन। आई जीन, ये जो रेगुलेटरी जीन होता है ये सिंथेसिस करता है एक रिप्रेशर प्रोटीन का, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। तो हमारे पास एक जीन है जिसका प्रोडक्ट है ये रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन कब एक्सप्रेस होता है, दिस आई जीन इज एक्सप्रेस ऑल टाइम। अब ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। अब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बताया था, एस हाउस कीपिंग जीन जो होते हैं जो हर टाइम सेल के अंदर सिक्रीट होते हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये लग्जरी जीन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। तो ये आई जीन क्या है, सेल के अंदर हर टाइम प्रेजेंट है। आई जीन इसका प्रोडक्ट रिप्रेशर प्रोटीन। तो ये रिप्रेशर क्या है, हर टाइम सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है। कौन सी सेल, ई कोलाई की सेल। तो ये हम बात कर रहे हैं ई कोलाई के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर ई कोलाई। अब ये हर टाइम एक्सप्रेस हो रहा है ये रेगुलेटरी जीन। अब इसके एक्सप्रेशन होने से क्या होगा, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं, अब क्योंकि हम लेक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं तो ये लेक फॉर लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, लैक्टोज शुगर। ये जो ई कोलाई है ये इस लैक्टोज के ऊपर पे फीड करता है, इससे अपनी एनर्जी जनरेट करता है लैक्टोज से। अब इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इसमें 3 जीन चाहिए या 3 प्रोटीन चाहिए, और उन 3 प्रोटीन को बनाने के लिए 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं जिनको कहते हैं लेक जेड, लेक वाई एंड लेक ए प्रोटीन। तो 3 प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स फॉर लैक्टोज कैटाबॉलिज्म, हमें क्या बनाना है, ये एंजाइम चाहिए जो इसको यूटिलाइज कर सके लैक्टोज। अब ये जो 3 जीन है, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ये कौन कौन सा बना रहे हैं एंजाइम, फर्स्ट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज। सेकंड है लेक परमिएज। परमिएज का मतलब परमिएशन, एंट्री कराने के लिए यूटिलाइज होता है। गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। एंड थर्ड इज ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज मतलब ये एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। तो ये 3 जीन यहाँ पे नेसेसरी है लेक ओपेरॉन में। और ये इस तरह का जीन जिसमें कई सारे प्रोटीन एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हमारे पास एक जेड, एक वाई और एक ए, 3 प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इस तरह के जब सिंथेसिस होती है तो उसके जब एमआरएनए बनता है तो उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए यानी इसमें कई सारे जीन है, केवल एक अकेला प्रोटीन नहीं बन रहा है, इससे 2-3 प्रोटीन बन गए, मोर देन 2, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक हो गया। अब इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास रेगुलेटरी जीन भी हो गया, स्ट्रक्चरल जीन भी हो गया, थर्ड वन इज प्रमोटर। अब प्रमोटर सीक्वेंस भी इस लेक ओपेरॉन में होती है, और लास्ट वन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर सीक्वेंस भी यहाँ पे होती है, ये कंट्रोल करने का काम करती है। ये एक तरह से चाबी की तरह है ऑपरेटर सीक्वेंस। चाबी का एक तरह से की होल होता है, तो ये की होल है। अब इसमें आकर के चाबी लगती है, इसको ऑन ऑफ करना है, एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को या रोकना है या तो एक्टिवेट करना है। तो हम रिप्रेशर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है लेकोपेरॉन का, तो यहाँ पे रिप्रेशर काम करते हैं। तो ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं। ये एक तरह से पूरा का पूरा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है लेक ओपेरॉन को, लेक ओपेरॉन का नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन
रिप्रेशर के थ्रू। अब इसमें क्या क्या है, पहला रेगुलेटरी प्रोटीन लेक आई, ये लैक्टोज आई, लेक आई क्या करेगा, रिप्रेशर प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेशर। इसके अलावा पी, सेकेंड जो सीक्वेंस है इसमें पी पर प्रमोटर, जिसपे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। थर्ड सीक्वेंस इज ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर है, इस पे रिप्रेशर आके बाइंड होगा, रिप्रेशर। जब इस पे रिप्रेशर बाइंड होगा तो कोई भी एमआरएनए का नहीं बनेगा। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या है, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तीन स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनका सिंथेसिस होना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लेक ओपेरॉन। अब जब ये रिप्रेशर बन गया तो ये इसके रेगुलेट, जो ये एक्सप्रेशन है इन प्रोटीन्स का, उसको रोके रखता है, कोई भी ये तीनों एंजाइम नहीं बनते। अब जब एंजाइम नहीं बने क्योंकि जरूरत नहीं है, रिप्रेशन हो रहा है उस टाइम पे। अब इसके बाद जब हमें सेल को चाहिए होगा, ये तीनों जीन सेल को जब चाहिए, इनसे जो एंजाइम बनता है वो जब चाहिए होगा, या लैक्टोज का जब सेल के अंदर लैक्टोज आया और उस लैक्टोज को यूटिलाइज करना है, तब इस रिप्रेशर को यहाँ से या तो हटना होगा या फिर इसको इनएक्टिवेट होना होगा। अब ये जो रिप्रेशर होता है, इट इज अन एलोस्टेरिक प्रोटीन। एक एलोस्टेरिक प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, ये एंजाइम में आता है, जब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हम देखते हैं तो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन एलोस्टेरिक प्रोटीन कहलाते हैं जिनका शेप चेंज हो जाता है। सपोज करो हमारे पास एक प्रोटीन है जो इस तरह से, अब इस पे एक मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया जिसका इस पे बाइंडिंग साइट है, तो अब इसका स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाता है इस मॉलिक्यूल की वजह से। तो इस तरह के प्रोटीन जिनका स्ट्रक्चर चेंज होता है किसी मॉलिक्यूल के बाइंड होने से, तो उनको हम एलोस्टेरिक प्रोटीन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट होती हैं, 4 सब यूनिट में 4 बाइंडिंग साइट होती हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल। तो जैसे ही पहला मॉलिक्यूल बाइंड होता है बाकी का शेप चेंज हो जाता है। पहले इसका एफिनिटी कम होती है ऑक्सीजन के लिए, जैसे ही पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हुआ एफिनिटी बढ़ जाती है, फिर दूसरा बाइंड होगा और बढ़ जाएगी। तो एलोस्टेरिक प्रोटीन एक डिफरेंट इस तरह का ग्राफ देते हैं, सिग्मोइड कर्व देते हैं बाइंडिंग के टाइम पे, एफिनिटी के बाइंडिंग के टाइम पे। तो ये जो रिप्रेशर जो है, दैट रिप्रेशर इज एन एलोस्टेरिक प्रोटीन। इस रिप्रेशर का जो स्ट्रक्चर होता है ये एलोस्टेरिक प्रोटीन की तरह होता है, यानी ये चेंज होता है अपना स्ट्रक्चर, चेंज करता है अपना स्ट्रक्चर। अब क्या होगा चेंज होने से, आखिर फायदा क्या है इसका एलोस्टेरिक प्रोटीन होने से? तो एलोस्टेरिक प्रोटीन का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे प्रोटीन जिन पे कोई मॉलिक्यूल जब बाइंड होगा तो उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एफिनिटी बदल जाती है। एफिनिटी का मतलब कि जैसे मैग्नेट होते हैं तो दो मैग्नेट एक दूसरे पे एक पर्टिकुलर पावर से जुड़ेंगे। सपोज हमने एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट अटैच कर दिया, अब उनकी एफिनिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी एक दूसरे के साथ में। तो वैसे ही एलोस्टेरिक प्रोटीन भी है। अब इससे क्या होगा, तो ये जो रिप्रेशर है इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट बाइंड्स। पहला तो ये है कि ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा और रिप्रेशन कर देगा। अब दूसरा काम क्या है, इट बाइंड्स टू लैक्टोज शुगर। अब ये लैक्टोज के साथ बाइंड होता है, असली कहानी अब यहाँ शुरू होती है। इट बाइंड्स टू लैक्टोज शुगर, और ये लैक्टोज शुगर यहाँ पे क्या करती है, एज अ इंड्यूसर काम करती है, इंड्यूसर की तरह काम करती है। अब इंड्यूसर की तरह काम करेगी तो क्या होगा, जिस समय तक तो इंड्यूसर एब्सेंट है उस समय तक डीएनए बाइंडिंग साइट पे रिप्रेशर लगा हुआ है और कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही इस पे इस तरह से कुछ, इसके डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये रिप्रेशर है, एक्टिव है, इस पे कुछ भी बाइंड नहीं हो रखा है, तो ये यहाँ पे जाके बाइंड हो रखा है ऑपरेटर पे, ये ऑपरेटर है, इस पे ये बाइंड है रिप्रेशर।
और इसने आरएनए पॉलीमरेज को रोका हुआ है, कोई आरएनए यहाँ पे बन नहीं रहा है। अब जैसे ही इस पे इंड्यूसर आके बाइंड होगा, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज शुगर है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, एलो लैक्टोज के फॉर्म में है। यानी अब सेल के इन्वायरमेंट में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट हो गई है। एक सेल ई कोलाई की सेल के पास लैक्टोज आ गया है। अब इस लैक्टोज को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है इस सेल को। तो डाइजेस्ट करने के लिए अब ये एमआरएनए चाहिए। तो अब ये लैक्टोज जब सेल के अंदर आ गया तो अब ये क्या करेगा, इस रिप्रेशर पे आके बाइंड हो जाएगा। और जब ये रिप्रेशर पे बाइंड हो गया तो अब ये रिप्रेशर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि एलोस्टेरिक प्रोटीन है। तो एलोस्टेरिक प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं बाइंड मॉलिक्यूल से बाइंड होने पे। तो अब ये पहले एक्टिव था, अब ये इनएक्टिव रिप्रेशर हो जाएगा। अब इस पे जाकर के बाइंड नहीं होगा, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा। लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाता है, और जो ओपेरॉन है, अब ये ओपेरॉन जो अभी तक स्विच ऑफ था, अब इस ओपेरॉन का स्विच ऑन हो जाता है। और अब क्या होगा, जो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, लेग जेड, लेग वाई, लेग ए, इससे एमआरएनए बन जाएगा। और एमआरएनए से फिर बनेगा प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये है लेग ओपेरॉन का नेगेटिव रेगुलेशन। यहाँ पे क्या चाहिए, एक रिप्रेशर है और इंड्यूसर है। रिप्रेशर ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है ऑपरेटर पे बाइंड होकर के, इंड्यूसर रिप्रेशर पे बाइंड हो रहा है और इस रिप्रेशर को इनहिबिट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को रोकने से। और अब इसके बाद जैसे ही इंड्यूसर आया उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही सेल के अंदर अब ये तीनों प्रोटीन अपना काम करेंगे। अब सराउंडिंग में लैक्टोज खत्म हो गया फिर से। अब लैक्टोज जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पे इंड्यूसर नहीं रहेगा, तो दोबारा से ये रिप्रेशर दोबारा से यहाँ पे जाके इसको रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये इस तरह से काम करता है लेग ओपेरॉन। तो पहला लेग ओपेरॉन का नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव कंट्रोल, रोकने का काम नेगेटिव का। तो इस तरह से ये रिप्रेशर की मदद से लेग ओपेरॉन काम करता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का जो कंट्रोल है लेग ओपेरॉन का, 2 तरह से ये काम करता है। पहला नेगेटिव कंट्रोल, जो दूसरे टाइप का कंट्रोल है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लेग ओपेरॉन। अब ये पॉजिटिव कंट्रोल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ई कोलाई के केस में ई कोलाई अपना जो मेटाबॉलिज्म है ये 2 तरह से कर सकता है। इसको अगर ग्लूकोज मिल गया तो ग्लूकोज से भी एनर्जी निकाल सकता है, और अगर इसको लैक्टोज मिल गया तो लैक्टोज भी यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हों उस टाइम पे क्या होगा, अब ये दोनों रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूटिलाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि सेल के अंदर जो मशीनरी है वो ग्लूकोज को ज्यादा प्रिफर करती है। तो अगर ग्लूकोज इन्वायरमेंट में है तो बजाय लैक्टोज के ई कोलाई की सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी। अब जब ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी तो ये जो एंजाइम है लैक्टोज को लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, जो अभी हमने पूरा का पूरा ओपेरॉन देखा था, तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन हमने देखे थे, तो उनकी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें कोई ऐसी मशीनरी चाहिए। अब लैक्टोज तो प्रेजेंट है तो नेगेटिव कंट्रोल वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। यानी हमें कोई और प्रोसेस चाहिए, कोई और मेथड चाहिए जो ऐसे टाइम पे जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो ग्लूकोज और लैक्टोज जब दोनों प्रेजेंट हो उस टाइम पे कंट्रोल करने का काम करे। तो अब वहां पे आता है पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लेग ओपेरॉन। अब ये जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन दिस सेल स्विच ऑफ द लेग ओपेरॉन। अब ये जो ग्लूकोज की प्रेजेंस है अब यहाँ पे ये पॉजिटिव कंट्रोल का काम करती है। पहले एब्सेंस कंट्रोल कर रही थी, लैक्टोज की एब्सेंस, अब यहाँ पे प्रेजेंस काम कर रही है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस स्विच ऑफ कर देती है लेग ओपेरॉन। अब ये जो मैकेनिज्म है, इस स्विच ऑफ करने की मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन।
कैटाबोलाइट जो यानी मॉलिक्यूल है, जो कैटाबोलाइट मॉलिक्यूल है वो रिप्रेस कर रहा है, और इसमें जो प्रोटीन है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, CAP, जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक्टिवेटर प्रोटीन। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे आ गया, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन CAP। ये प्रोटीन क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है लेक ओपेरॉन को। अब लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि उसको यूटिलाइज करने वाले एंजाइम ही बनने बंद हो जाएंगे, और सेल क्या करेगी, सेल क्योंकि प्रेफर करती है ग्लूकोज को, तो सेल पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर वो लैक्टोज को यूटिलाइज करेगी। अब ये कैसे सेंस करता है, सेल कैसे सेंस करेगी कि ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज कैसे, सेल, किसी सेल को पता कैसे चलेगा, ई कोलाई की सेल को, कि सेल के अंदर ग्लूकोज है या नहीं है, और ग्लूकोज अगर है तो कैसे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के जो लेक ओपेरॉन हो उसको कैसे ऑफ करना है। तो इसको सेंस करने के लिए, ग्लूकोज को सेंस करने के लिए सेल के अंदर एक और मॉलिक्यूल है जिसका लेक ओपेरॉन यूटिलाइज करता है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP एक मॉलिक्यूल होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये ATP से बनता है मॉलिक्यूल, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है, सेल की मेम्ब्रेन पे ये अटैच्ड होता है, इस तरह से अटैच्ड होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, और यहाँ पे ATP से साइक्लिक AMP बनता है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज आपको सेल सिग्नलिंग में भी मिला होगा, जब यूकैरियोटिक सेल में सेल सिग्नलिंग होती है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू, GPCR के थ्रू, वहां पे भी साइक्लिक AMP बनता है एज अ सेकेंड मैसेंजर। तो वैसे ही यहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम होता है जो साइक्लिक AMP मॉलिक्यूल को बनाता है। अब ये जो साइक्लिक AMP होता है इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है तो एक तरह से सेल को सिग्नल देने की कि सेल में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है या लो है। जिस टाइम सेल में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, लो ग्लूकोज या फिर एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जिस समय ग्लूकोज एब्सेंट होती है उस समय जो एडिनाइलेट साइक्लेज होता है ये ATP से साइक्लिक AMP बनाता है, और साइक्लिक AMP जो अमाउंट है वो सेल के अंदर ज्यादा होती है, हाई। अब ये जो साइक्लिक AMP है ये कैप प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जो हमारा एक्टिवेटर है इसके साथ में बाइंड हो जाता है, ये साइक्लिक AMP प्लस कैप। अब इसके साथ बाइंड होके इन दोनों का जो एक तरह से इन दोनों का जो कंबाइंड जो फॉर्म है कैप प्रोटीन प्लस साइक्लिक AMP, ये प्रमोटर पे जाके बाइंड हो जाएगा। प्रमोटर पे, किसके प्रमोटर पे, लेक ओपेरॉन के प्रमोटर पे। तो ऑपरेटर साइट है, इस ऑपरेटर पे रिप्रेशर बाइंड होता है, हमारे पास प्रमोटर साइट है, इस पे एक्टिवेटर बाइंड होता है। तो जब ये इस पे बाइंड हो जाएगा तो उससे जो एक्सप्रेशन है लेक ओपेरॉन का ये मैक्सिमम हो जाता है, वी गॉट मैक्सिमम एक्सप्रेशन। तो एक्टिवेटर लेक ओपेरॉन के और ज्यादा इनहांस करता है इसके एक्सप्रेशन को। अब हमारे पास जो प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो ये कब हो रहा है, ये एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जिस समय ग्लूकोज एब्सेंट है उस समय क्योंकि साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन ज्यादा है तभी ये इसके साथ में बाइंड होगा। जैसे ही ग्लूकोज की प्रेजेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अब क्या होगा, जो साइक्लिक AMP है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी, और अब वो इस कैप के साथ में बाइंड नहीं होगा, और ये जो इनहांसमेंट था, लेक ओपेरॉन जो एक्टिव था, अब इसकी एक्टिवेशन बहुत कम हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत लो हो जाएगा। तो जो लेक ओपेरॉन है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा, लेकिन इट विल ओनली ट्रांसक्राइब एट अ लो लेवल, बहुत लो लेवल पे ये ट्रांसक्राइब होगा। तो ग्लूकोज और लैक्टोज जिस समय दोनों प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे लेक ओपेरॉन का पॉजिटिव कंट्रोल काम करता है। पॉजिटिव कंट्रोल में मेन रोल होता है साइक्लिक AMP का, साइक्लिक AMP, और इसके साथ में कैप प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन होता है कैप प्रोटीन, जो साइक्लिक AMP के साथ मिल करके प्रमोटर पे बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है लेक ओपेरॉन को, और इसके मैक्सिमम एक्सप्रेशन कराता है। जिस समय ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उस समय ये मशीनरी काम नहीं करेगी, और ये जो लेक ओपेरॉन है ये बहुत लो लेवल पे एक्सप्रेशन करेगा,
और उससे सेल ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करेगी बजाय लेक ओपेरॉन के। तो इस तरह से सेल डिसाइड करती है। लैक्टोज भी है हमारे पास, ग्लूकोज भी है, लेकिन सेल क्या करेगी, हमेशा ग्लूकोज प्रेफर करेगी इकोलाई। तो जब ग्लूकोज पे यूटिलाइज कर रही है तो लैक्टोज की जरूरत नहीं है, तो ये लेक ओपेरॉन ऑफ हो जाता है इस तरह से। और जब से ग्लूकोज खत्म हुआ, लेक ओपेरॉन ऑन हो जाता है एक्टिवेटर की मदद से। तो ये पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लेक ओपेरॉन। तो ये टॉपिक आपका